हाँ जी, तो बातें ऐसी ना जाने कैसी भाई। एक वीडियो है इसके, इस पे जो है 46 मिलियन व्यू है। 46 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें लिखा है कि दुबई का काला सच। मुझे भी जानना है दुबई का काला सच क्या है। मैंने भी वो वीडियो देखी है और मुझे नहीं लगता जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है शायद दुबई आया होगा। तो मैं उस वीडियो को रिव्यू कर रहा हूँ, आप जो है देखें। तो इनके जो चैनल का नाम है वो है रिवीलिंग आई, जिन्होंने वीडियो अपडेट किया है। और ये वीडियो अपलोड की थी बहुत टाइम के पहले। इसी वीडियो को मैं जो हूँ रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिस बंदे ने भी ये वीडियो बनाई है शायद वो दुबई आया हो, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वीडियो में जो उन्होंने बताया है वो सही है या गलत है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब मैं कोई हेट या इनसे हेट वेट इस तरह की कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं खाली इसको रिव्यू कर रहा हूँ। यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इसका एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार दुबई हमेशा से ही अपनी आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ और अपनी अमीरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन सपनों के इस शहर दुबई की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे काले राज छिपे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। आज हम आपको इस चकाचौंध से दूर दुबई की उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर शायद आप यहां जाने का ख्याल छोड़ देंगे। जैसा ही बता रहे हैं सच्चाई से रूबरू कराएंगे यहाँ जाने का। यार पूरी दुनिया के लोग दुबई में आते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे मेरे आप लिए भी, हाँ। देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दुबई की गगनचुंबी इमारतों और मॉल्स को देखकर आपके दिमाग में पहली बात जरूर इनकी खूबसूरती आती होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये इमारतें आखिर बनी कैसे हैं? जी हाँ, पलक झपकते तो बन नहीं गई होंगी। इन इमारतों को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से गरीब लोग 4 पैसे से ज्यादा कमाने के लालच में यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते हैं। जब कोई भी बंदा अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह काम करने के लिए जाता है वो सिर्फ अपनी मर्जी से जाता है, वो किसी के फोर्स इशू से नहीं जाता है। अभी ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो है गरीब लोग आते हैं, वो आने से पहले, जॉब स्टार्ट करने से पहले एक ऑफर लेटर मिलता है। उसमें पूरा क्राइटेरिया, कंपनी पॉलिसी सब कुछ लिखा होता है। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती है। आगे देखते हैं। और इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए इन मजदूरों को दिन में 14 घंटे जला देने वाले तापमान में काम करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन पैसों के दम पर इन्हें दबा दिया जाता है। ओके, अभी ये बोल रहे हैं इनको 14 घंटे काम किया जाता है। ओके, स्पेशली लेबर, जो भी लोग लेबर में काम करते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, रियली अप्रिशिएट जो भी करते हैं। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, 40, 38, 39, 40 तो नॉर्मल टेम्परेचर होता ही है। ओके, उस टेम्परेचर में काम करना बहुत मुश्किल है। और 14 घंटे काम नहीं करते हैं। उनका ड्यूटी आवर होता है 9 आवर, जिसके अंदर 1 घंटे का ब्रेक होता है। और लेबर के लिए तो कुछ इस तरह का रूल है यहाँ पे, सुबह में 4 घंटे और शाम को 4 घंटे, इस तरह से कुछ शिफ्टें होती हैं उनकी ब्रेक डाउन में, जिससे कि ज़्यादा गर्मी में रह के काम ना करना पड़े। और जो बात है 14 घंटे की, वो बात ये है अगर कुछ लोग ओवर टाइम करना चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने चाहते हैं, तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम करते हैं। अगर आप कैपेबल नहीं हो ओवर टाइम करने के लिए तो आप नहीं करो, आप मना कर सकते हो। वो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है उसके अंदर। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत खराब होती है। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। लोग लेबर लोग रहते हैं एक रूम में, 4 लोग एज पर लेबर लो इन दुबई अलाउ नहीं है 4 से ज़्यादा। और वो भी कैसा, वो बंकर बेड होता है। एक बेड में मतलब नीचे एक बंदा, आपने देखा होगा हॉस्टलों में जो बेड होते हैं, मतलब एक नीचे एक ऊपर, इस तरह के बंकर बेड होते हैं। और एक रूम में 4 लोग खाली, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए गगनचुंबी इमारतों और शेखों की तारीफ करने से पहले आप एक बार उन मजदूरों के बारे में भी सोच लेना जिन्होंने इन्हें खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई है या फिर अपनी जान गंवाई है। खाड़ी देशों में ये बात देखी गई है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। कई लोग एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुंचते हैं तो उनके मालिक इनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते। इसलिए अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें। जो लोग एजेंट के थ्रू आते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, एजेंट के थ्रू नहीं आए।
अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हो, आपके जानने वाला है तो आए, वरना मैं एडवाइस दूंगा आप एजेंट के थ्रू नहीं आए, डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट कर लें, या आप किसी को जानते हो कंपनी में उसके थ्रू आए, वो बेहतर होगा। और कंपनी पासपोर्ट नहीं जब्त करती है किसी का भी। यहाँ पे जब आप दुबई में आते हो तो आपको जो है एक आईडी बनानी पड़ती है, इंश्योरेंस कार्ड बनाना पड़ता है, हेल्थ कार्ड बनाना पड़ता है। उसके लिए आपका पासपोर्ट लिया जाता है, और पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगता है उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लगता है। आपका मेडिकल होता है यहाँ पे, जिससे आईडी कार्ड बनती है। और यहाँ का रूल ये है, कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती है, पर कुछ कंपनियाँ आपका पासपोर्ट रखती हैं। रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि कोई कंपनी आपके ऊपर 8-10 हज़ार दिरहम खर्च करती है वीज़ा लगाने के, मेडिकल के लिए। और कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब वो 10-15 दिन काम करते हैं वीज़ा लगने के बाद और फिर चुपचाप भाग जाते हैं, उससे कंपनी को होता है नुकसान। तो कम से कम 6 महीने तक कंपनी आपका पासपोर्ट रखती है। अगर आपकी कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देती, आप पुलिस में कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपकी एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से जो है आपको जो है आपका पासपोर्ट वो दिलवा देंगे। ऐसा नहीं होता है कि जब्त कर लिया। आगे थे। ऐसा ही हुआ मुंबई की फरीदा बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 महीने की तनख्वाह दिए बगैर अपनी दुकान बंद करके और उनका पासपोर्ट लेकर फरार हो गया। वो ना तो अब मुंबई वापस जा सकती है, और जब तक वो स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरने का 29,000 दिराम का जुर्माना नहीं चुकाती, तब तक दुबई में कोई भी नई नौकरी भी नहीं कर सकती। अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। फिलहाल वो एक भारतीय परिवार की शरण में है। आप खुद सोचकर देखिए कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी। ओके, जैसा ये बता रहे हैं, जैसा कि इस लेडीज़ के साथ हुआ है, एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में अगर आपका जो कंपनी का मालिक है, अगर वो कंपनी छोड़ के भाग जाता है या कंपनी डूब जाती है और आपका पासपोर्ट उसके पास है, तो आपको क्या करना है, पुलिस को बताना है, अपनी एम्बेसी को बताना है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी मिलता है तो आपको जो है आपकी एम्बेसी जो होती है, आप एम्बेसी जाओ, वहाँ जाके बताओ ये सिचुएशन, तो वो आपको एक एग्ज़िट पास देते हैं, जिससे आप जो है अपनी कंट्री एग्ज़िट कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप अपना दोबारा पासपोर्ट बनवा सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे फंस जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का सल्यूशन होता है। लोगों को क्या है, ज़्यादातर पता नहीं होता है, इसकी वजह से वो कुछ भी मनगढ़ंत बता देते हैं अपने पास से बिना कुछ सर्च किए। दुबई पूरी तरह से मुस्लिम शहर है और वहाँ उन्हीं का सख्त कानून चलता है, और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि अविवाहित मर्द और औरत होटल के किसी कमरे में साथ नहीं रह सकते और बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कानून इतने सख्त हैं कि पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकते और बदन में कसे हुए कपड़े पहनने की भी मनाही है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते। ओके, जैसा ये बोल रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चल सकते और टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, गारंटी से कह रहा हूँ जिस बंदे ने वीडियो बनाई है वो दुबई नहीं आया, दुबई देखा ही नहीं उसने। ऐसा नहीं होता है यार। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भी किसी रोजेदार के सामने खाने पीने पर भी रोक है। एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने के इल्जाम में जेल में बलात्कारियों और खूनियों के बीच ठूस दिया गया। और तो और एक विदेशी टूरिस्ट जोड़े को 1 महीने जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसने अपने पार्टनर को गाल पर किस कर दिया था। इसलिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई जाने की सोच रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए। ओके, अभी ये मुस्लिम कंट्री है, सबको पता है। ओके, और रमज़ान में पब्लिक प्लेस में खाना अलाउ नहीं है यहाँ पे, ना खाना ना स्मोकिंग, कुछ भी अलाउ नहीं होती। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं और सब लोग फास्टिंग करते हैं, उसकी वजह से ही जो है पब्लिक प्लेस बंद होते हैं। बंद नहीं होते हैं, उनको कवर कर दिया जाता है। जो रेस्टोरेंट होते हैं बाहर से, मतलब ग्लास व्लासों को कवर कर दिया जाता है, या फिर इवनिंग में वो 7-7:30 बजे के बाद, रोज़ा खोलने के बाद वापस ओपन होते हैं। और फिर इन्होंने बताया कि एक ब्रिटिश को जेल में डाला, उसने एक टैक्सी ड्राइवर को इस तरह से शायद उंगली दिखाई होगी। तो इस तरह से उंगली दिखाओगे, आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे, वो तो आपकी कंट्री, हमारी कंट्री में भी आप जो है उस पर केस कर सकते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव करके इस तरह से क्यों मुझे उंगली दिखाई। ठीक है, फिर आप पब्लिक में अगर यहाँ पे पब्लिक में किस करना अलाउ नहीं है, वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर आप किस करते हो तो आपके ऊपर फ़ाइन होता है 500, 600 या 1000 दिरहम, ऐसा कुछ फ़ाइन है। पब्लिक प्लेस में बच्चे लोग जाते हैं फैमिली के साथ, फैमिलियाँ जाती हैं और कोई किस करता है या इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, तो इसके हिसाब से वो यहाँ पे फ़ाइन होता है। तो किस करना अलाउ नहीं है पब्लिक में, वो सही है। और आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुबई सेक्स, शराब और ड्रग्स को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसे ही यहाँ रात होती है माहौल बिल्कुल ही अलग हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह व्यापार यहाँ खूब फल फूल रहा है। लगभग 30,000 लड़कियां यहाँ इसी काम के लिए मौजूद हैं,
जो 1 घंटे के करीब 500 दिराम लेती हैं। इस काम से यहाँ के अमीर खूब पैसा बना रहे हैं और इसी की वजह से मानव तस्करी भी बढ़ती जा रही है। इस काम का यहाँ कोड नेम है लेडीज नाइट। पुलिस इन सब के बारे में जानते हुए भी चुप रहती है। इसलिए अगर आप महिला हो और अगर किसी बार के पास खड़ी हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन आपको गलत समझ सकता है और ऐसा एक एशियाई महिला के साथ हो चुका है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हर कंट्री में होती है, पहली। और दूसरी, ये इलीगल है, यहाँ पे लीगल नहीं है। अगर ये यहाँ पे ओके क्लब है, होटल है, क्लब में बार वार होता है, अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं और कोई पकड़ा जाता है तो पक्का उसको जेल होती है। यहाँ पे लीगल नहीं है, ये सब इलीगल है। पर बार में जाके आप ड्रिंक व्रिंक कर सकते हो, वो लीगल है। पर आप इस तरह की चीज़ें करोगे और आप पकड़े गए तो इलीगल होता है उसमें। और अगर कोई लेडीज़ खड़ी है बार के बाहर या क्लब के बाहर, अगर कोई उसको आके बोलता है इस तरह से और वो इस टाइप की बंदी नहीं है, तो वो चाहे तो उस बंदे के ऊपर केस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप चुप रह सकते हो या कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हो, आप उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा सकते हो। सोनापुर यानी सोने की नगरी, यही मतलब होता है ना दोस्तों। दुबई में भी एक जगह है सोनापुर, लेकिन अगर आप यहाँ गए तो समझ जाएंगे कि नाम के विपरीत यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर है ये सोनापुर। यहाँ लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। लगभग 1.5 लाख मजदूर दयनीय स्थिति में यहाँ रहते हैं और एक छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है। शिफ्ट के अनुसार एक ही बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। खाना समय पर मिल जाए तो गनीमत है। ओके, अब ये बताए सोनापुर के बारे में। ओके, सोनापुर जो है लेबर एरिया है। ओके ठीक है, इन्होंने बताया लेबर एरिया है और वहाँ पे जो है ठूस ठूस के लोगों को भरा जाए। पहले इन्होंने बोला कि 2-3 जनों की जगह पे 20 लोगों को ठूस ठूस के भरते हैं। अभी बोलते हैं एक रूम में 8 जने। मैंने जैसे बोला एक रूम में 4 लोग ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। और खाना ऐसा नहीं है खाना नहीं मिलता है, खाना मिलता है यार। खाना सब लोग बना के रखते हैं अपना, या कंपनियाँ भी प्रोवाइड करती हैं, इस तरह से खाना मिलता है। जिन आलीशान गगनचुंबी इमारतों और होटलों को देखकर दुबई दुनिया को आकर्षित करता है, ये वही लोग हैं जो इनका निर्माण करते हैं, लेकिन घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी पैसे समय पर नहीं दिए जाते और पासपोर्ट जब्त होते हैं। पासपोर्ट हमारा मिल्कियत है, उन लोगों का हक नहीं है पासपोर्ट के लिए। हमारा मिल्कियत नहीं देता लोग, ये कंपनी का। अगर आप लोग को अपनी जॉब अगर चेंज करनी हो तो क्या वो आपको रिलीज देते हैं? यहाँ आपको बैन करेंगे? They will ban them to get out from Dubai. 6 महीने का स्टैम्प, साल का स्टैम्प। ये आदमी का खून नहीं छोड़ते हैं, अभी इंजेक्शन लगाते हैं, खून निकालते हैं, यही है। ओके, सैलरी का टाइम ऐसा है यहाँ पे कि सैलरी जो है आपकी 30 तारीख से पहले आपको सैलरी मिल जाती है। और लेबर की तो और ही जल्दी आ जाती है, 25 तक शायद आ जाती है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग हैं जो लेबर में काम करते हैं, उनकी सैलरी 20-25 तक आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पासपोर्ट जब्त कर ले। मैंने पासपोर्ट का आपको बता ही दिया, पासपोर्ट का क्या है, जब्त नहीं होता है, जब चाहिए आपको मिल जाता है वो। फिर इन्होंने बोला कि दे विल बैन यू, कि वो अब हम लोग को बैन कर दें। ऐसा कोई किसी को बैन नहीं करता है। जब तक आप कुछ भी आप बड़ा नहीं कर रहे हो, मार पिटाई झगड़ा चोरी कुछ बड़ा कांड नहीं करते हो, तब तक कुछ नहीं होता है आपके साथ। और आपको ऐसा नहीं है 6 महीने साल के बाद आप अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपका 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके हिसाब से आपकी जॉब चलती है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मतलब कंटिन्यू करना चाहते हो उसको, या ख़त्म करना चाहते हो, या ख़त्म होने से पहले छोड़ना चाहते हो, तो आप उसको छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि कहाँ खर्च किया जाए। इसलिए सोने से बनी महंगी कारों से लेकर घरों और होटलों में पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ के शेख अब कुत्ते बिल्ली को पालने में रुचि नहीं दिखा रहे, बल्कि अब जंगली खतरनाक जानवरों को पालतू बनाने का चलन ट्रेंडिंग में है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि अपनी अमीरी का बखान किया जा सके। लेकिन इन जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। इन जानवरों को जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में जीने का हक है और यही प्रकृति का नियम है। और इसके अलावा दूसरों को जान का खतरा भी अक्सर बना रहता है, सिर्फ इनके बेतुके शौक के कारण। ऐसी ही बहुत सी और बातें हैं, अगर जिनकी बात करने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे पीने के पानी का दुरुपयोग करना। 40 लाख गैलन मीठा पानी तो सिर्फ गोल्फ के मैदानों को हरा रखने में लग जाता है। यहाँ जातिवाद के हिसाब से नौकरी और पैसे दिए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को
एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए तीसरी दुनिया के लोगों से दुगने पैसे दिए जाते हैं। आपको दुबई में फ्री स्पीच की आज़ादी नहीं है। पुलिस और सरकार द्वारा ऐसे लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। दुबई प्रगति के नाम पर वातावरण से खिलवाड़ कर रहा है। जैसे ये बोल रहे हैं कि मतलब इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है कि एशियंस को और अमेरिकन और यूरोपियंस को ज़्यादा मिलती है और एशियंस को कम सैलरी मिलती है। इनका कहने का मतलब ये है, इस तरह से मुझे ऐसा लगा। भाई देखो, जो बंदा यूरोप में काम कर रहा है, अगर वो वहाँ पे $1000 कमाता है तो यहाँ पे उसके 1000 यूरो 4000 दिरहम होते हैं। और जो बंदा इंडिया में काम कर रहा है वहाँ वो 10,000 कमाता है और इंडिया में या दुबई में आके वो 40,000 कमाता है। तो यहाँ के 2000 उसके 40,000 के बराबर और उसके 1000 यूरो यहाँ 4000 के बराबर। तो ऑफकोर्स वो वहाँ पे 1000 यूरो छोड़ के यहाँ पे 700 यूरो में तो नहीं आएगा ना, ज़्यादा में ही आएगा। इसके लिए ऐसा नहीं होता है यार, ये डिपेंड होता है आपकी स्किल के ऊपर और आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। इतना नहीं होता है ऐसा कुछ। तो दोस्तों, दुबई की चकाचौंध में खोने से पहले ये कुछ ऐसे काले सच थे जो आपको जरूर जानने चाहिए। हमारा मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं है, बस हम कुछ ऐसे सच से लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं जिसके चलते किसी को आगे परेशानी ना उठानी पड़े। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और जानकारी न्यूज और इंटरनेट से लिए गए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओके, जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है वो सब ऑनलाइन इधर उधर से मिली है। चलो सही है, जो भी है। वीडियो काफ़ी अच्छी थी, कुछ बातें इन्होंने सही बताई हैं, जैसे कि जानवर रिच लोग बहुत हैं यहाँ पे। ये बात तो सच है कि यहाँ पे रिच लोग बहुत हैं और जानवरों को ये लोग पालते हैं इस तरह से, मतलब शेर चीता को पालते हैं। जैसा इन्होंने वीडियो बनाया, ये एक बंदा देखेगा तो कोई डराने वाला वीडियो है, पता है। ये ठीक है, जो भी वीडियो बनाया इन्होंने सही बनाया है। मैंने इसको जैसा मुझे लगा कि मैं करेक्ट कर सकता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मुझे काफ़ी साल हो गए दुबई में, उसके हिसाब से मैंने इसको करेक्ट कर दिया। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं एक जल्दी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। अगर आपको कुछ बात करनी, कुछ क्वेश्चन है मेरे से, आप कमेंट कर सकते हैं या मेरा इंस्टाग्राम इधर लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।